लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख लिंडसे ग्राहम बेहतर जानते थे। इसमें अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के राजनीतिक जीवन और विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके बदलते रिश्ते का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। लेख का केंद्रीय तर्क यह है कि ग्राहम उन चुनिंदा रिपब्लिकन नेताओं में थे जिन्होंने 2015-16 में ट्रंप को एक खतरनाक, विभाजनकारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा बताया था। उन्होंने ट्रंप को नस्लीय और धार्मिक पूर्वाग्रह फैलाने वाला नेता कहा था और यहां तक कहा था कि वो ट्रंप का समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन जब ट्रंप राष्ट्रपति बन गए, तब ग्राहम ने अपने पुराने विचारों को पीछे छोड़कर खुद को ट्रंप के सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगियों में बदल दिया। लेख के अनुसार ये बदलाव किसी वैचारिक परिवर्तन से ज्यादा सत्ता और प्रभाव के आकर्षण का परिणाम था। लेखक का कहना है कि ग्राहम ने महसूस किया कि यदि रिपब्लिकन राजनीति में प्रभावशाली बने रहना है तो ट्रंप के साथ खड़ा होना जरूरी है। इसी कारण उन्होंने ट्रंप के कई विवादित फैसलों और बयानों का बचाव किया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ब्रेट कैनवा की सुनवाई के दौरान आक्रामक भूमिका निभाई और 2020 के चुनाव परिणामों को चुनौती देने की ट्रंप की कोशिशों में भी उनका साथ दिया। लेख याद दिलाता है कि ग्राहम ने जॉर्जिया के चुनाव अधिकारियों पर दबाव डालने की कोशिश की थी ताकि ट्रंप को चुनावी फायदा मिल सके। लेख ये भी बताता है कि 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले के बाद ग्राहम ने कुछ समय के लिए ट्रंप से दूरी बनाते हुए कहा था कि अब बहुत हो चुका। लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया कि ट्रंप की राजनीतिक ताकत खत्म नहीं हुई है और वो फिर वापसी कर सकते हैं, तब ग्राहम दोबारा उनके खेमे में लौट आए। लेखक इसे अवसरवाद का उदाहरण मानता है और कहता है कि ग्राहम ने बार बार अपने घोषित सिद्धांतों की बजाय राजनीतिक प्रासंगिकता को प्राथमिकता दी। सरल शब्दों में कहें तो ये लेख लिंडसे ग्राहम को ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत करता है जो ट्रंप के बारे में सच्चाई समझते थे, लेकिन उस समझ के बावजूद उन्होंने सत्ता और राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए अपने ही सिद्धांतों से समझौता कर लिया। लेखक का निष्कर्ष है कि इतिहास उन्हें किसी महान या निर्णायक नेता के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे रिपब्लिकन राजनेता के प्रतीक के रूप में याद कर सकता है जिन्होंने ट्रंपवाद का विरोध करने की बजाय उसके साथ चलना चुना और इस तरह अमेरिकी लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों को और गहरा किया। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय कोविड और हिल्सबरो परिवारों ने राज्य को सच का सामना करने के लिए मजबूर किया। इसमें बताया गया है कि बड़ी त्रासदियों के बाद सच सामने लाने और जवाबदेही तय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अक्सर पीड़ित परिवारों और नागरिक अभियानों की होती है। लेख कोविड-19 जांच रिपोर्ट और हाल ही में पारित हिल्सबरो कानून को एक ही संघर्ष की दो कड़ियों के रूप में देखता है। संपादकीय के अनुसार दोनों मामलों में आम लोगों ने सरकारी संस्थाओं को उनकी विफलताओं पर पर्दा डालने नहीं दिया और वर्षों तक न्याय के लिए लड़ाई जारी रखी। लेख में कोविड-19 जांच आयोग की अध्यक्ष हीदर हेलेट की रिपोर्ट का उल्लेख है, जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन महामारी के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं था। स्वास्थ्य कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं मिले और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की खरीद में भारी गड़बड़ियों के कारण अरबों पाउंड की बर्बादी हुई। इससे कई ऐसी मौतें हुईं जिन्हें टाला जा सकता था। रिपोर्ट ने यह भी उजागर किया कि तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार की तथाकथित वीआईपी लेन के जरिए राजनीतिक संपर्क रखने वाले आपूर्तिकर्ताओं को विशेष लाभ मिला। संपादकीय हिल्सबरो त्रासदी का भी संदर्भ देता है, जिसमें 1989 में फुटबॉल स्टेडियम में 96 लोगों की मौत हुई थी। पीड़ित परिवारों ने लगभग 3 दशक तक संघर्ष किया, जिसके बाद अदालत ने माना कि मृतकों की मौत गैर कानूनी लापरवाही का परिणाम थी और दर्शक इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। इसी संघर्ष की विरासत के रूप में अब हिल्सबरो कानून लाया गया है, जो सार्वजनिक संस्थाओं और अधिकारियों पर एक कानूनी जिम्मेदारी डालता है कि वो जांच के दौरान पूरी ईमानदारी से सच बताएं, सहयोग करें और पीड़ित परिवारों को भी वैसी ही कानूनी सहायता मिले जैसी सरकारी संस्थाओं को उपलब्ध होती है। सरल शब्दों में ये संपादकीय कहना चाहता है कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा तभी बन सकता है जब सरकारें और सार्वजनिक संस्थाएं अपनी गलतियों को छिपाने की बजाय स्वीकार करें और उनकी निष्पक्ष जांच हो। कोविड और हिल्सबरो
दोनों मामलों ने दिखाया कि सच अपने आप सामने नहीं आता, बल्कि उसके लिए लंबे संघर्ष की जरूरत पड़ती है। लेख के अनुसार ये कानून केवल हिल्सबरो या कोविड पीड़ितों की जीत नहीं है, बल्कि उन सभी नागरिकों की जीत है जो चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी त्रासदी के बाद राज्य सच बोलने और जवाबदेह होने के लिए बाध्य रहें। अल जजीरा में प्रकाशित लेख 15 जुलाई के 10 साल, तुर्की की इच्छा शक्ति, तुर्की की जीत। इसमें 2016 के असफल तख्तापलट प्रयास की 10वीं वर्षगांठ के बहाने ये बताया गया है कि उस रात तुर्की ने केवल एक सैन्य विद्रोह को नहीं रोका, बल्कि अपनी राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को भी बचाया। लेख का केंद्रीय तर्क यह है कि 15 जुलाई 2016 की घटना तुर्की के लिए एक संकट भर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ साबित हुई जिसने देश को पहले से अधिक मजबूत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली बनाया। लेख के अनुसार फैतुल्लाह आतंकवादी संगठन द्वारा किए गए तख्तापलट के प्रयास को तुर्की की जनता, सरकार और संस्थाओं ने मिलकर विफल किया। लेखक का कहना है कि उस रात आम नागरिक सड़कों पर उतर आए और उन्होंने दिखा दिया कि देश की असली ताकत जनता की इच्छा है। यही कारण है कि तुर्की ने इस चुनौती को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के अवसर में बदल दिया। संपादकीय शैली में कहें तो लेख ये संदेश देता है कि 2016 के बाद तुर्की ने विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार किया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा राजनयिक नेटवर्क, रिकॉर्ड निर्यात, पर्यटन में वृद्धि और रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता को लेखक इसी परिवर्तन का परिणाम मानता है। विशेष रूप से ड्रोन तकनीक, मिसाइल प्रणाली और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को तुर्की की नई रणनीतिक ताकत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेख में कतर और तुर्की के रिश्तों को भी प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। बताया गया है कि तख्तापलट की रात कतर उन शुरुआती देशों में था जिसने तुर्की की निर्वाचित सरकार के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और कूटनीति के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। लेखक के अनुसार क्षेत्रीय संकटों और मानवीय मुद्दों पर दोनों देश आज भी मिलकर काम कर रहे हैं। सरल शब्दों में ये लेख कहना चाहता है कि 15 जुलाई 2016 की घटना तुर्की के लिए हार या भय की कहानी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकल्प और विजय की कहानी है। लेखक के अनुसार उस रात ने साबित कर दिया कि जब जनता और राज्य एकजुट हों तो किसी भी आंतरिक या बाहरी चुनौती का सामना किया जा सकता है। इसी कारण आज का तुर्की खुद को उन खतरों से नहीं, बल्कि उनके प्रति अपने जवाब से परिभाषित करता है, एक ऐसे देश के रूप में जो संकट से निकलकर और अधिक मजबूत होकर उभरा है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based